हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं इस चैप्टर को, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? तो एक चीज जो मैं आपको बोल रही थी बेटा कि हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे उसको पढ़ेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कंपैरिजन कैसे करेंगे। एक पॉइंट पे किसी बच्चे को डाउट आया, हालांकि वो पॉइंट मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया था, और उस बच्चे को ये डाउट आ रहा है कि CO3 वाला, बाइकार्बोनेट वाला, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो वो डाउट ही देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर कर देते हैं। यस यस बेटा, वो कमेंट मुझे दिख नहीं रहा, आई थिंक। अरे, कप्पा भैया ने भी कमेंट किया है, एक पढ़ लेते हैं। स्टैंडिंग फॉर वॉट इज राइट इफ इट इज मीन स्टैंडिंग अलोन। स्पैमर होता तो रोज पढ़ने न आता, प्रॉब्लम दिखी मैं भी बोला। इन्हीं बच्चों की वजह से कोई हिम्मत नहीं करता कुछ बोलने की, कि शायद गालियां पड़े और उन्हें स्पैमर नाम दे दिया जाए। आई लव यू ऑल एंड रिस्पेक्ट योर फीलिंग, बट कभी दूसरे का भी समझा करो। लव यू टू बेटा, ऐसा थोड़ी ना है कि हम भी आपसे नफरत करते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आप थोड़ा सा मिसगाइड हो तो उसको हम करेक्ट करना चाहते हैं, नथिंग मोर देन दैट बेटा। ठीक है? यस, बाकी तो बच्चे ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हुए हैं। एक डाउट आया था, उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। आई थिंक वो आजी मलिक का था। ठीक है बेटा, जहां आप बोल रहे हो गलत एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट, वो मैंने क्लास में ही करेक्ट कर दिया था। दैट सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, ये पॉइंट मैंने क्लास में क्लियर कर दिया था। आई डोंट नो कि आपको क्यों इतना कंफ्यूजन फिर भी हो रहा है। और मैम, NaOH को बेकिंग सोडा नहीं कहते हैं और ना ही ये खाने में यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं और उसी को खाने में यूज करते हैं। आपने 2 बार गलत पढ़ाया है, इसीलिए मैं ये कमेंट कर रहा हूँ। ऐसे ही आपने हमें लिथियम के हैलाइड में कंफ्यूज कर दिया, सारे बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे। तो क्या हमने अगली क्लास में क्लियर नहीं किया? अजी मलिक बेटा, एक बात बताओ, आपको जहां जिस पॉइंट पे डाउट आया, या तो फिर ऐसा होता कि बेटा मैं पढ़ा के छोड़ दिया, जहां मुझे फील हुआ मैंने क्लास में कल सॉरी बोला था, मैंने बोला था ना वहां पे कि उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, करेक्ट किया था ना। तो आपने अगर पूरा लेक्चर देखा होता तो आप उस पॉइंट को भी ऑब्जर्व करते। वाई यू आर ओनली अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स जहां पर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, जहां पर आप हर चीज को नेगेटिव ऑब्जर्व कर रहे हो। आप वो भी तो देखो ना कि उसको करेक्ट किया गया। ठीक है? आप 4 लेक्चर की बात कर रहे हो, एक बार लेक्चर प्लानर पर भी ध्यान कर लीजिए तो शायद आपको कुछ समझ आए। आई नो अबाउट लेक्चर प्लानर बेटा, 18 अप्रैल तक सिलेबस दे रखा है, हम फिर भी कंपैरेटिवली बेटर सिचुएशन में है। डोंट यू वरी अबाउट दिस। और मैंने ये कहा है हमेशा, जितना करो उसको बेस्ट करो, ज्यादा के पीछे मत भागो, जितना है उसको अच्छे से कर लो, साथ साथ रिवीजन भी चल रहा है उसको भी फॉलो अप करो। ठीक है? रोशन ने पूछा मैम कैसे पता चलेगा सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल। बेटा आपकी प्रॉब्लम का हल आज मैं लेकर आई हूँ। थैंक यू अदीला खान बेटा, जितने भी बच्चों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, थैंक्स अलॉट बेटा। अ, एक मिनट यार, एक बच्चे का डाउट था जो मैंने ऑब्जर्व किया था और वो मुझे क्लियर करना था आज, और वो स्किप हो रहा है। एक मुस्कान चौहान ने भी डाउट भेजा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म एलॉयज। बेटा मैं आपको आज ये सारे पॉइंट्स लिखवाने वाली हूँ, ठीक है? डोंट वरी। अब वो डाउट मुझे मिल नहीं रहा, कंपेयरिंग वाला डाउट मैं बता दूंगी। एक बच्चे का डाउट था, मैंने कल सॉल्वे प्रोसेस पढ़ाया था, सॉल्वे प्रोसेस में मैंने लिखवाया था कि हम पोटेशियम कार्बोनेट को उस मेथड से नहीं बना सकते क्योंकि पोटेशियम कार्बोनेट कंपैरेटिवली सॉल्यूबल होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट कंपैरेटिवली सॉल्यूबल होता है। लेकिन वहां हम सॉल्युबिलिटी पानी के साथ नहीं दिखा रहे थे, वहां हम सॉल्युबिलिटी दिखा रहे थे उसके बाय प्रोडक्ट के साथ। अगर वो किसी के साथ सॉल्यूबल है तो उसको हीट करने पर क्या वो प्रेसिपिटेट बनाएगा? क्या वो सेपरेट होगा? नहीं होगा। तो ये पॉइंट कल हमने बोला था कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी है उस कंपाउंड के साथ जो उसके साथ प्रेजेंट है, जिस वजह से हम पोटेशियम कार्बोनेट को वहां पे प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब
जो आप बोल रहे थे बच्चों कि हमें मैम की पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स में पढ़ा दो, तो ऑलरेडी मैं 2 पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूं कि किसी की भी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी, चाहे वो कार्बोनेट हो, बायकार्बोनेट हो, वो सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, चाहे ग्रुप 1 का हो चाहे ग्रुप 2 का हो, वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। आई एम डैम श्योर कि हाइड्रेशन एंथैल्पी में तो अब किसी को किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। फिर भी एक बच्चे को कल था कि मैम क्यों बेरिलियम की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी आपने बताई है। बेटा लेक्चर स्किप मत करो, सारे लेक्चर्स अटेंड करो, आपको क्लियर हो जाएगा। जब ग्रुप 1 पढ़ा था तो भी डिटेल में गए थे, ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी में भी डिटेल में गए थे, लेकिन हर क्लास में सेम कंसेप्ट को रिपीट करके बेटा हमारा ही टाइम किल होगा। अभी मैं कंक्लूड करके ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सारी प्रॉपर्टीज एक साथ आपको बता रही हूं, उनके जनरल कंपाउंड्स की। क्लियर? ताकि आपको कंपैरिजन क्लियर हो जाए। तो मैं बात कर रही थी बेटा सॉल्युबिलिटी, जिसे आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, जिसे आप केएसपी कहते हो, ये आपने पढ़ा हुआ है कि जिसकी केएसपी जितनी ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। क्लियर? और ये सॉल्युबिलिटी इन कंपाउंड्स की 2 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 दैट इज लैटिस एंथैल्पी। व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ भी डाउट हो, फिर भी रिपीट कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज दोनों हो सकती है। अगर एक कंपाउंड को तोड़ रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं रिक्वायर्ड, और अगर एक कंपाउंड बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिलीज्ड, क्योंकि जब जब बॉन्ड बनता है अट्रैक्शन से बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब जब बॉन्ड तोड़ना होता है एनर्जी देनी पड़ती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। तो लैटिस एंथैल्पी, जिसे आप केमिकल बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड में पढ़ चुके हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, और साथ के साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी भाई? जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर एग्रीगेट होंगे, जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो बेटा किसी भी कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, क्योंकि डाउट आया इसलिए मैंने सोचा कि आज कंक्लूड करके पढ़ा दिया जाए। क्लियर? क्योंकि तुम लोग शॉर्ट नोट्स के पीछे ज्यादा भाग रहे हो, बट स्टिल वो सेम चीज मैं एक स्लाइड पे लिख रही हूँ जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कंपैरिजन करके वो शॉर्ट नोट बनाओ, लेकिन आज मैंने ही लिख दी है। ठीक है, एक स्लाइड में। सॉल्युबिलिटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है बेटा। फैक्टर नंबर 1 है दैट इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। और दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिससे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होती है, क्यों होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो दोनों फैक्टर थे बेटा, इसके बेसिस पे हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे और भी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे कि किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। क्लियर? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि जो सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमने ग्रुप 1 की पढ़ी थी। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, जैसे हमने कवर किया था किसका? जैसे कि हमने सोडियम के 4 कंपाउंड पढ़े थे कल। नंबर 1 दैट इज NaOH, जिसे कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। नंबर 2 वॉशिंग सोडा Na2CO3 दैट NH2O। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जो हमने कल कवर किया था। NaCl रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। आज हम इसके कंपाउंड्स को कवर करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, क्लियर, जिप्सम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इनके बारे में कवर करेंगे। लेकिन यहां तक हम मोस्ट प्रोबेबली आज ना पहुंच पाए, लेकिन इन्हें और इन्हें हम श्योरली कवर करेंगे ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। और सबसे पहले जो डाउट आपका आया था उसे क्लियर करने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया। देखो बेटा, अब आप 10th क्लास तो क्रॉस कर चुके हो, आपको ये चीज तो पता है कि ग्रुप 1 के कौन कौन से एलिमेंट्स है भाई? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ली, ना, की, रब, से, फरियाद। मैं फ्रेंशियम को क्यों नहीं ले रही हूं? क्योंकि फ्रेंशियम की हमने किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा, क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है।
तो जब ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट कंक्लूड करके मैंने लिखा है, इनके सल्फेट्स क्या बनेंगे बेटा? तो लिथियम मतलब ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है? -2 चार्ज होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, क्लियर, Rb2SO4, CS2SO4। बेटा कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? Li2CO3, Na2CO3, क्लियर, K2CO3, नेक्स्ट Rb2CO3 एंड CS2CO3। हाइड्रोक्साइड क्या बनेंगे बेटा? LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। नाइट्रेट क्या बनेंगे बेटा? LiNO3, NaNO3, KNO3, क्लियर, RbNO3, CSNO3। बाइकार्बोनेट्स क्या बनेंगे बेटा? HCO3 माइनस होता है, LiHCO3, NaHCO3, क्लियर, नेक्स्ट KHCO3, RbHCO3, CSHCO3। ये जितने भी होते हैं ग्रुप 1 के, जितने भी सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर, लीना की रब से फरियाद आने पर क्या होता है बेटा? इनकी जो KSP की वैल्यू है, बोले तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इंक्रीज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और इंक्रीज होने का रीजन क्या है? मैंने कहा ना, लैटिस एंथैल्पी दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 दैट इज लैटिस, जो सॉल्युबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन एंथैल्पी की, दैट इज ऑल अबाउट साइज, और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूं एक्वस फॉर्म में, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होता है? लिथियम का होता है। तो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज हो रही है आयंस की, लेकिन एज कंपेरेटिव टू देम हमारा जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, और सॉल्युबिलिटी लैटिस एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर क्या रिलेशन है भाई? सॉल्युबिलिटी लैटिस एंथैल्पी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाइड्रेशन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी इनकी डिफरेंशिएट नहीं करती है, कंपाउंड बनने के बाद की बात हो रही है, लेकिन इनकी लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे जाने पर, क्लियर। तो इस वजह से इनका डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो कभी भी ऑर्डर पूछ लिया जाए सल्फेट्स का, नाइट्रेट्स का, कार्बोनेट्स का, बाइकार्बोनेट्स का, इनकी सॉल्युबिलिटी का सीधा सीधा ऑर्डर सब कुछ इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर। फॉर एग्जाम्पल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएं। ऑप्शन दे दिए जाएं किस तरीके से बेटा? देखना है यहाँ पे ध्यान से। पहला दे दिया बेटा दैट Li2CO3, नेक्स्ट दे दिया Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, नेक्स्ट LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3, नेक्स्ट। इसी तरीके से बेटा हम सबका बना सकते हैं, ठीक है। लिथियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3, CSNO3, क्लियर। नेक्स्ट बेटा सल्फेट्स का फॉर्मूला Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4। नेक्स्ट बेटा और क्या बच गया? सब कुछ ले लिया ना हमने, यहां से हाइड्रोक्साइड रह गए। LiOH, KOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। तो ये क्या है? अगर मैं देखूं तो सबसे ऊपर क्या है बेटा? ये हो गए कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1, बोल सकते हैं ना। ये क्या हो गए?
बाइकार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1, ये क्या हो गए, नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1, ये क्या हो गए, सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 1, ये क्या हो गए, हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ये सब के सब डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती हैं बेटा, ये सब के सब इंक्रीज होती हैं इनकी सॉल्यूबिलिटी। तो अब यहां से आपके पास 10 टाइप के इक्वेशन हो सकते हैं, कंफ्यूज करके पूछ सकता है। तो हमें तो भाई सिंपल पता है, डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि सॉल्यूबिलिटी डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। नंबर 2, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी में आपके दिमाग में सिर्फ कैटायन घूम रहा होगा, लेकिन बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपाउंड फॉर्म में आप देख रहे हो। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी यहां पर आप ये ना स्ट्राइक करना कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ कैटायन के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हो, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सिंपल सा पॉइंट है बेटा, यहां पर हम अगर ग्रुप 1 की इन प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं तो आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल एकदम क्लियर रखने हैं, क्योंकि इनकी लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर, और इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है जब इनका हाइड्रेशन करवाया जाता है। अब हाइड्रेशन सिर्फ कैटायन का नहीं हो रहा है, साथ में एनायन भी प्रेजेंट है। एनायन भी प्रेजेंट है तो प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी। लैटिस एंथैल्पी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। तो ये एक सिंपल सा की पॉइंट जो मैंने लिखवाया। तो अब ये क्या है, ये शॉर्ट नोट्स है कि नहीं है। अब इसमें भी आप बोलो कि मैम ये भी आप बना के दो, तो बेटा सबके थोड़ी ना मैं बना के दूंगी, ये थोड़ी ना पूछा जाएगा इंक्रीजेस डिक्रीजेस, पूछा तो ये जाएगा, ऑर्डर लिख दिया जाएगा, विच इज द करेक्ट ऑर्डर, विच इज द इनकरेक्ट ऑर्डर। तो जैसे सॉल्युबिलिटी का बताया, सेम उसी तरीके से और भी प्रॉपर्टीज बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बेटा, बेसिक नेचर हो गया, क्या बेटा, बेसिक नेचर हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गई, ये डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ था कि हमारे पास जो ग्रुप 1 दैट इज अल्कली मेटल्स हैं, उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि बेटा मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, क्या इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जल्दी से ले लेगा तो वो उतना अच्छा क्या होगा, हमारे लिए उतने अच्छे बेस की तरह बिहेव करेगा। तो उसका बेसिक नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। अब अगर मैं बात करूं कार्बोनेट्स की, तो डाउन द ग्रुप जाने पर कार्बोनेट टूटना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं भाई, Li2CO3 डिकम्पोज होकर CO2 दे रहा था, लेकिन Na2CO3 नहीं देता, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ आ गई ग्रुप 1 की, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 1 हमने डिटेल में पढ़ा था। क्लियर। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की भी कंक्लूड करके प्रॉपर्टीज। तो ये बेटा ध्यान रखना, क्योंकि यहां तो सब कुछ सेम है, यहां पर सब कुछ सेम है, लेकिन यहां पर वेरी करता है ग्रुप 2 के अंदर। यहां पर ग्रुप 2 के अंदर प्रॉपर्टीज बिल्कुल वेरी करती हैं, चेंज्ड हैं। कैसे चेंज्ड है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी की, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स की। यहां पर बेटा ये सबकी प्रॉपर्टीज एक साथ, सॉल्युबिलिटी सबकी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहां पर कंपैरेटिवली हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट कंपैरेटिवली अलग चल रहे हैं, और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एक साथ चल रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज क्यों होती है, वही दो फैक्टर बेटा, इस बार हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेंट फैक्टर है एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी। तो डोमिनेंटली ये ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, जितनी कम हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी कम सॉल्युबिलिटी। बट लैटिस एंथैल्पी कंपैरेटिवली रिमेन सेम। दैट्स व्हाई बेरियम सल्फेट जो है, बेरिलियम सल्फेट, दैट इज वाटर सॉल्युबल। ये कैसा होता है बेटा, कंपैरेटिवली वाटर सॉल्युबल होता है।
नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड की और नाइट्रेट की, तो हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट में डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, अगेन विद रिस्पेक्ट टू सेम रीजन। यहां पर बेटा हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट की बात हो रही है, जब वो कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है ग्रुप 2 के, तो इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन ये नहीं आएगा इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखना किस तरीके से पूछ लिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्या पूछ लिया बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया हमारे पास। अब ध्यान रखना, ग्रुप 2 दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? हमारे पास प्रेजेंट होते हैं दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। जिसमें से बेरिलियम तो बहुत ही ज्यादा एनामोलस बिहेवियर शो करता है, तो कम से कम ही पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं कार्बोनेट्स की बात करूं, तो बेरिलियम के कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? बेरिलियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, तो इसका कार्बोनेट क्या बनेगा? दैट इज BeCO3। नेक्स्ट MgCO3, नेक्स्ट CaCO3, नेक्स्ट SrCO3, नेक्स्ट BaCO3। क्लियर? रेडियम की भी हम कम से कम बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा बाइकार्बोनेट क्या बनेंगे? बाइकार्बोनेट बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, तो BeHCO3 ट्वाइस, MgHCO3 ट्वाइस, CaHCO3 ट्वाइस, CSrHCO3 ट्वाइस, BaHCO3 ट्वाइस। नेक्स्ट बेटा यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा जो साथ में चल रही है? दैट इज सल्फेट्स। सल्फेट्स क्या बनेंगे बेटा इसके? BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4। क्लियर? ये हमारे पास है इसके सल्फेट्स। नेक्स्ट बेटा हाइड्रोक्साइड क्या बनेंगे? बेरिलियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड। सेम इसी तरीके से नाइट्रेट्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? दैट इज BeNO3 ट्वाइस, MgNO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस, SrNO3 ट्वाइस एंड BaNO3 ट्वाइस। अब इस केस में यहां पर अगेन हमें बताना क्या है बेटा? हमें बताना है इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। और अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं, जो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ग्रुप 2 की बात हो रही है ना, जो हमारे पास सल्फेट्स होते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कितने सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड और ये हमारे पास नाइट्रेट्स। क्लियर? कंबाइनली पढ़ लिया हमने इन प्रॉपर्टीज को। रीजन वही दो हैं, सॉल्युबिलिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो बेटा यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है बेटा? सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। और अगर इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है तो इनका ऑर्डर क्या होगा? क्लियर? ये हो गया इनके कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। सेम उसी तरीके से बेटा हमारे पास बाइकार्बोनेट्स, नेक्स्ट सल्फेट्स। क्लियर? इनके सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो गया। जो ये हमारे पास BeSO4 होता है ना बेटा, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, दैट इज वाटर सॉल्यूबल ऑल्सो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रेट। हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रेट के लिए हमने क्या पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सेम फैक्टर जो ग्रुप 1 के लिए था वो यहाँ पर वर्क करता है। तो बस यही तो लर्न करना था बेटा, कहाँ घबरा रहे थे। अब कल मैंने बात की थी बेटा बाइकार्बोनेट्स की, तो आप खुद देख लो यार, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट की। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ये सॉल्यूबल है, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, तो कैसे ऑब्टेन करोगे K2CO3 को? सॉल्वे प्रोसेस से। याद आया कि क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब इसके पोटेशियम बाइकार्बोनेट को हम मिक्स करेंगे KCl के साथ, फिर हीट करेंगे, तो ये हमें प्रेसिपिटेट नहीं देगा K2CO3 का, क्योंकि ये खुद सॉल्यूबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। क्लियर एकदम? अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल भी रिप्रेजेंट करके मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ये की पॉइंट्स बस ध्यान रखना। क्लियर? बेसिक नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है सबकी, यहां पर भी हम डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अगर हमें ऑर्डर बताना हो तो हम ऑर्डर भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट्स की बात कर रहे थे तो बेरिलियम BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा? ये ऑर्डर आएगा। क्लियर हो गया बेटा एकदम? दैट इज द ऑर्डर। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का टॉपिक। मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी कल जहां पे मैंने छोड़ा था। दैट केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, यानी कि एयर के साथ और वाटर के साथ ये कैसे कैसे रिएक्ट करता है। तो बेटा कल एक बच्चे ने एक डाउट भी लिखा, परऑक्साइड और ऑक्साइड वाला पॉइंट पूछा, वो मैं आपको बता दूंगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितनी भी रिएक्शंस हैं, लगभग सब ग्रुप 1 में डिस्कस हुई हैं। जो वेरी कर रही है उसको हम डिटेल में जा ही रहे, लेकिन काफी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है, क्योंकि है तो दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही। बस डिफरेंस इतना सा है कि अल्कली मेटल्स कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम वेरिएशन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा एयर, तो एयर में क्या प्रेजेंट होता है? O2 और N2 प्रेजेंट होता है। जब हम एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हमारे पास प्रेजेंट है कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एयर के साथ क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये रिएक्ट नहीं करते, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम के पाउडर के साथ रिएक्शन कराएं, किसकी? O2 के साथ, तो ये रिएक्ट करते हैं, ब्रिलाइंस फॉर्म करते हैं, वहां पर डैजलिंग सी होती है और ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है? वहीं पे साथ के साथ एयर में N2 भी प्रेजेंट होता है, एयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, तो सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करके N2 के साथ रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ भी यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर? अब जब मैं बात करती हूँ रिएक्शंस की, तो मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रही हूँ। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, अगेन बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, बाकी सब के सब कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम सब के सब वाटर के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बेरिलियम नहीं करता, बेरिलियम नहीं करता वाटर के साथ रिएक्शन। अब इस केस में फिर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? भाई बेरिलियम ऑक्साइड तो कर सकता है ना, तब जाके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो खुद नेचर में एम्फोटेरिक होता है। क्लियर? तो एक बेरिलियम की रिएक्शन कराना और एक बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराना, दोनों एक डिफरेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने तो कहा था बेरिलियम रिएक्ट ही नहीं करता। नहीं करता वाटर के साथ रिएक्ट, लेकिन
उसका ऑक्साइड तो करता है, तो हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो नेचर में एम्फोटेरिक होता है। क्लियर? तो हमने कल भी बात की थी और जिक्र किया था कि इनमें से कौन पेरोक्साइड बनाता है और कौन सिंपल ऑक्साइड बनाता है। सुपर ऑक्साइड का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या रिएक्शंस होगी बेटा? सबसे पहले जब हम एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन कौन से मेटल्स हैं जो एयर के साथ रिएक्शन करते हैं। कल हमने यहीं पे कहानी को खत्म किया था, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट था। तो ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब मेरे मासूम से बच्चों एक बात बताओ, मेटल की वैलेंसी कितनी होगी? अगर वो मेटल, ऑब्वियसली अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात हो रही है, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात हो रही है तो उसकी वैलेंसी तो +2 होगी ना नलायकों। और ऑक्साइड मैंने बोला तो ऑक्साइड O-2 है। जब तक मेंशन ना किया जाए कि वो परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, यानी कि वो सिंपल ऑक्साइड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो फॉर्मूला MO ही तो बनेगा। और जो हमारे पास कौन कौन से मेटल्स बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो, वो तीनों के तीनों सिंपल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ। यानी कि रिएक्शन करते हैं और फॉर्मेशन कर देते हैं इनका। अब इसमें 3 रिएक्शन बन सकती हैं। अब वो रिएक्शन या तो मैं लिखूं, आप भी लिख सकते हो। मतलब हमें एक आइडियल रिएक्शन को याद रखना है, बाकी तो हम खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरी रिएक्शन में लिख देती हूँ बेटा ताकि क्लियर हो जाए कौन कौन पेरोक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ किसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा? पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है और उसका फॉर्मूला है MO2। अब यहां पर बेटा ये क्या है? ये पेरोक्साइड है, लेकिन पेरोक्साइड बनाता कौन कौन है? पेरोक्साइड बनाते हैं हमारे पास स्ट्रोंटियम और बेरियम। ये याद रखना, कौन बेटा? स्ट्रोंटियम और बेरियम। क्लियर? ये पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बेटा मेटल की वैलेंसी +2 है, +2 थी, +2 रहेगी, लेकिन पेरोक्साइड क्या होता है भाई? पेरोक्साइड होता है O2-2। अब O2-2 होता है, उसमें -2 चार्ज होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन पे तो -1 चार्ज होता है। तो हमारे पास जब वो एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जब वो एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो MO2 का ही तो फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो यहां से बनता है परऑक्साइड। अब परऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो उसमें स्ट्रोंटियम और बेरियम रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है परऑक्साइड का। अब कुछ बच्चों ने बोला था मैम इनमें परऑक्साइड बॉन्ड हो ही नहीं सकता। एक बच्चे ने डाउट पूछा मुझसे इंस्टाग्राम पे, बच्चा बोलता है मैम परऑक्साइड बॉन्ड हो ही नहीं सकता, अल्कलाइन अर्थ मेटल बना ही नहीं सकता। बेटा ऐसा कहाँ पढ़ लिया कि हो ही नहीं सकता? बिल्कुल हो सकता है बेटा। देखो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स में रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ जाए रिएक्शन लिखने को कि बताओ भाई बेरिलियम रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो क्या बनेगा? बताओ भाई मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो क्या बनाएगा? कैल्शियम रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो क्या बनाएगा? ठीक है, स्ट्रोंटियम O2 के साथ क्या बनाएगा? बेरियम O2 के साथ क्या बनाएगा? अब इसका आंसर आप तभी तो कर पाओगे जब आपको ये रिएक्शंस पता है कि कौन क्या बनाता है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये तो सिंपल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बनाएगा बेरिलियम ऑक्साइड, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये बनाएगा SrO2, ये बनाएगा BaO2। तो यहाँ पर इसने किसका फॉर्मेशन किया? पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट beryllium, magnesium and calcium forms simple oxide। वहीं पे जो हमारा स्ट्रोंटियम और बेरियम है उन्होंने किसका फॉर्मेशन किया बेटा? परऑक्साइड का। तो परऑक्साइड के बनने की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि जितना ज्यादा लार्जर कैटायन होगा वही इस लार्जर एनायन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उतना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी और वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये हमने बात की सिर्फ और सिर्फ O2 के साथ, लेकिन रिएक्ट तो ये N2 के साथ भी कर रहा होगा। अब ये N2 के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है? तो बेटा जितने भी हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं सबके सब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके भी रिस्पेक्टिव नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? बस एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, साइज स्मॉल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लार्ज है। जिनमें से ये जो बेरिलियम था ना और मैग्नीशियम, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक बार में रिएक्ट नहीं करते, एंड दैट बेरिलियम एंड
मैग्नीशियम जब O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर, फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर। लेकिन फिर ये रिएक्ट किसके साथ किए, ये यहाँ पर रिएक्ट किए हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के पाउडर के साथ, और वो ब्रिलियंट फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करके इन्होंने इन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन किया। और इन ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उनमें से ये बेरिलियम ऑक्साइड कैसा होता है बेटा नेचर में, एम्फोटेरिक होता है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, यानी कि दोनों की तरह बिहेव करता है। तो उसी तरीके से हम इनके नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हैं। कैसे बेटा, देखते हैं। तो ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं बेटा, स्पेशली बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया बेरिलियम और मैग्नीशियम के बारे में, तो वैसे ही ये कंपैरेटिवली इनर्ट होते हैं, लेकिन जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये डैजलिंग फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं और इस तरीके से ये फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, तो ये फॉर्मेशन करेगा Be3N2 का। एज इट इज बेटा, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ तो वो भी किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, वो भी फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, दैट इज Mg3N2। तो ये जो हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम है, दे आर काइनेटिकली इनर्ट। वैसे कैसे होते हैं बेटा, इनर्ट होते हैं, ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन भी करते हैं, क्लियर। लेकिन जब इनको पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्ट करवाया जाता है एयर के साथ तो ये बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड दोनों का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एयर में दोनों गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब यहां पर ये पॉइंट लिखने की जरूरत तो नहीं है ना बेटा, ये मैं लिखवा देती हूँ, फॉर्म्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। क्लियर, होते कैसे हैं, काइनेटिकली इनर्ट, काइनेटिकली इनर्ट होते हैं बेटा कंपैरेटिवली, यानी कि रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फिर हमने इनको किस में रिएक्ट करवाया, पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्ट करवाया। जितने भी हमारे पास ये बने हैं ये सब हमारे पास क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अगर हम यहाँ पे की पॉइंट्स लिखें तो हम यहाँ पर क्या की पॉइंट्स लिख सकते हैं, दैट कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल, अभी हमने देखा क्या एक ने भी सुपर ऑक्साइड बनाया, नहीं, तो अल्कली मेटल में तो बनाया था, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूं दैट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट फॉर्म्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल डू नॉट फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड्स। क्या बेटा, वो सुपर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते। नेक्स्ट बेटा, जितने भी ऑक्साइड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, जितने भी ऑक्साइड्स हैं, तो एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड नेचर में कैसा है, ये नेचर में एम्फोटेरिक है, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। जितने भी ऑक्साइड्स है बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल oxides possesses rock salt structure, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होती है इनकी। क्लियर, तो क्योंकि बेरिलियम एनोमलस बिहेवियर शो करता ही है, तो बेरिलियम एनोमलस बिहेवियर यानी ये डिफरेंट बिहेवियर शो करने की वजह से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ओनली बेरिलियम ऑक्साइड इज कोवेलेंट, सिर्फ यही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, रेस्ट ऑल ऑक्साइड्स आर, रेस्ट जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में कैसे हैं बेटा, आयनिक है। रेस्ट ऑल ऑक्साइड्स आर आयनिक, जैसे कि बेरिलियम ऑक्साइड ही हमारे पास एम्फोटेरिक है, रेस्ट ऑल आर हमारे पास बेसिक हो गए। ठीक है, ओनली बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, रेस्ट ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे है बेटा नेचर में, बेसिक है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा जो हम इनकी डिफाइन कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था बेटा कि इनमें से कोई भी सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता।
क्लियर? तो ये सारी प्रॉपर्टीज है बेटा जो हमारे पास ये बेरिलियम ऑक्साइड है, ये बाकी सबसे कंपैरेटिवली डिफरेंट ऑक्साइड यहाँ पर बनता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इनकी अदर रिएक्शंस की बात करते हैं कि ये और किस किस के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अगर हम बात करें हैलोजन की, तो हैलोजन क्या होते हैं बेटा? हैलोजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे पास क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो इनको अगर हम रिप्रेजेंट करें एम से, तो इस बार इनकी वैलेंसी +2 है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, इन्हें हम एम से डिनोट कर रहे हैं। जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है, इनकी वैलेंसी 2, इनकी वैलेंसी 1। तो हैलाइड्स किस टाइप के बनेंगे? MX2 टाइप के बनेंगे। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये डायरेक्टली कंबाइन होते हैं हैलाइड्स के साथ, हैलोजेंस के साथ, और फॉर्मेशन करते हैं रिस्पेक्टिव हैलाइड्स का। तो ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स combines directly with halogens to form respective halides का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से क्या क्या हैलोजेंस ये बनाते हैं और इनके हैलोजेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर इनके हैलोजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो एक आइडियल रिएक्शन बेटा मैंने आपको लिखवाई दी है कि जब ये रिएक्ट करेंगे हैलोजन के साथ, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, क्या फॉर्मेशन होगा? फॉर्मूला क्या होगा बेटा? MX2 टाइप का होगा। तो इस केस में ये किसका फॉर्मेशन करेगा? CaCl2 का फॉर्मेशन करेगा। सेम इसी तरीके से बेटा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम सबकी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। बेरिलियम के जो हैलाइड्स होंगे, ओनली बेरिलियम का हैलाइड बेटा, बेरिलियम के हैलाइड क्या होंगे? BeF2, BeCl2, BeBr2। तो बेरिलियम हैलाइड्स, ये ध्यान रखना, दैट कोवेलेंट बेरिलियम हैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। सिर्फ बेरिलियम के हैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं। जैसे कि बेरिलियम का ऑक्साइड था, तो बेरिलियम के हैलाइड्स भी नेचर में कैसे होते हैं बेटा? कोवेलेंट होते हैं। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। इसके स्मॉल साइज और हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से ऑलरेडी डिस्कस्ड है बेटा ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमने अल्कली मेटल्स में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके हैलाइड्स हमारे पास कैसे बनेंगे? BeF2 हो गया, राइट, BeF2 हो गया, BeCl2 हो गया, BeBr2 हो गया, BeI2 हो गया। ये इसके हैलाइड्स है हमारे पास। ये सारे के सारे नेचर में कैसे हैं बेटा? कोवेलेंट है, बट सारे के सारे हाईली सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। तो नेचर तो इनका कोवेलेंट है, नेचर इनका कोवेलेंट है, बट दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। क्यों बेटा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, वाटर के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड। वो इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करके इनके साथ कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है, बेरिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो यहाँ पर इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होती है, तो सॉल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से ही ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक BeH2O होल 4+2। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा हैलोजेंस के साथ रिएक्शन की, तो बिल्कुल ये हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। जो आइडियल रिएक्शन मैंने लिखवाई, मेटल हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और MX2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर रहा है। हमारे पास सिर्फ बेरिलियम है जो कि नेचर में कोवेलेंट होता है। रेस्ट ऑल हैलाइड्स कैसे होते हैं बेटा? रेस्ट जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो सबके सब नेचर में आयनिक होते हैं, ये बात ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराना भूल गए। हम रिएक्शन टुवर्ड्स एयर डिस्कस कर चुके हैं,
लेकिन नेक्स्ट वाटर के साथ भी रिएक्शन करवा देते हैं, ये पेंडिंग है तो वो भी लिखवा देती हूँ बेटा। वाटर की अगर मैं बात करूं, रिएक्शन विथ वाटर, क्लियर। अब वाटर के साथ क्या रिएक्ट करके ये बनाएंगे, अगर ये हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स है बेटा, हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। बेरिलियम जो है ये कंपैरेटिवली कैसा होता है, ये कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है। रीजन क्या बताया बेटा मैंने इसका, रीजन मैंने आपको इसका बताया क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कंपैरेटिवली हाई होती है। तो बेरिलियम कभी भी रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो दैट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन इन रेड हॉट, यानी कि इसको हीट करते करते इतना हीट कर दें, हम बोलते हैं ना बर्नर के साथ जब हम हीट करते हैं तो केमिस्ट्री में हम ये वर्ड यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी कि हमने उसको रेड हॉट तक हीट किया, पर ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये जो है ये रिएक्ट कर जाता है हॉट वाटर के साथ भी और ये रिएक्ट कर जाता है स्टीम के साथ भी। लेकिन बाकी ये जितने भी हैं स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, बेरियम, दे ऑल readily reacts with water, ये सब के सब वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैल्शियम की रिएक्शन जो कि सॉलिड स्टेट में होता है वाटर के साथ करा रही हूं जो कि लिक्विड स्टेट में, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, यहां से फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ऑब्वियस था H+OH-, कैल्शियम हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो यहां से क्या निकलता है बेटा, यहां से हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करते हैं, क्लियर। तो हाइड्रोजन से ज्यादा इनकी रिएक्टिविटी होती है, उसी बेसिस पे प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है। बट ये ध्यान रखना, अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम ऑक्साइड्स तो एग्जिस्ट करते हैं, भाई हमने तो मैम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना है, हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम भी सुना है, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम भी सुना है, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड का नाम भी सुना है और बेरियम हाइड्रोक्साइड का नाम भी सुना है, बिल्कुल सुना होगा। लेकिन बेटा इसका फॉर्मेशन बेरिलियम के वाटर के साथ रिएक्शन से नहीं हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ जब बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई है जो कि खुद एम्फोटेरिक होता है। हमने कहा था ना ऑक्साइड्स फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट एंड आर बेसिक इन नेचर, लेकिन इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर ये बेसिक नहीं था, ये नेचर में कैसा था बेटा, एम्फोटेरिक। लेकिन रेस्ट ऑल आर बेसिक, बाकी जितने भी हैं बेटा वो सब के सब हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसे होते हैं बेटा, बेसिक। उसे हमने यहाँ पे क्यों लिखवाया, क्योंकि ये क्लियर हो जाए कि भाई ये आया कैसे, तो ये ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से आया है। नेक्स्ट बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पर हैलोजेंस के साथ रिएक्शन की। ये जो पॉइंट हमने आपको बताया बेटा कि बेरिलियम जो है स्मॉल साइज और हाई पोलराइजिंग पावर याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कैटायन के लिए डिफाइन किया जाता है। जितना छोटा साइज कैटायन का होता है वो एनायन का उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर देता है और उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो बस ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था बेटा, रिकॉल कराने के लिए मैं लिख देती हूँ, दैट इज फेजांस रूल में हमने ये पढ़ा हुआ है। दैट इज द रीजन कि इसके हैलाइड्स कैसे होते हैं, नेचर में कोवेलेंट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। अब जो रिएक्शन मैं लिखवा रही हूँ बेटा वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम लिखवा ही क्यों रहे हो, बेटा लिखवा इसलिए रहे हैं, अगेन छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्लियर, छोड़ना कुछ भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं बेटा तो हमारे पास जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं जिन्हें हम M से डिनोट करते हैं, क्लियर, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, -1 होगी, क्योंकि इनके साथ हाइड्रोजन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो -1 चार्ज रखता है। तो ये कैसे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा, MH2 हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। आपको याद आ रहा हो ये सेम रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई है हाइड्रोजन चैप्टर में, जब हम पढ़ रहे थे आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में। तो वो आयनिक हाइड्राइड्स कौन बनाता है,
एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। जहां पर हमने एक कंपाउंड का नाम सुना था जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिथ, दैट इज CaH2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। बेरिलियम रिएक्ट करके हाइड्राइड नहीं बनाता, उसको बनाना डिफिकल्ट है और वो हाईली अनस्टेबल भी है। readily reacts with hydrogen and forms corresponding hydrides, form respective hydrides। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे हमने कैल्शियम की रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन के साथ, ये किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, ये यहाँ से फॉर्मेशन करेगा CaH2। इसे हम क्या बोलते थे, इसका क्या नाम था बेटा, इसे हम हाइड्रोलिथ भी बोलते थे। इसकी हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हुई है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं बेटा इसे, दैट इज कैल्शियम हाइड्राइड। क्लियर। तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज थी, ये कैसे इसके साथ रिएक्ट करता था। नेक्स्ट जो की पॉइंट है दैट बेरिलियम क्यों नहीं बनाता बेटा, इसको बनाना भी डिफिकल्ट है क्योंकि स्टेबल है देन अदर हाइड्राइड्स। तो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। देखो बेटा ये जितने भी मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये इनको बनाना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना कंपैरेटिवली इजी है। कोई किसी की भी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कल ही हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। कैसे भी या तो बॉन्ड टूटे या उसका इलेक्ट्रॉन निकले, तभी भी कोई एलिमेंट रिएक्ट कर सकता है। तो सेम प्रॉपर्टी, बेरिलियम इज डिफिकल्ट, डायरेक्टली लिख देते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड is difficult to prepare because it is less stable। कैसा होता है बेटा, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है। तो बेरिलियम हाइड्राइड कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बनाते नहीं है, होती है, लेकिन उसकी रिएक्शन ऐसे डायरेक्टली नहीं होती है। फिर उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, आपने सुना होगा बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का नाम। उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या था, LiAlH4, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब इसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तब फॉर्मेशन होता है बेरिलियम हाइड्राइड। क्लियर। और यहां से एज अ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं लिथियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां से हम बेरिलियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, सीधे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर ये नहीं बनेगा। दैट BeH2 एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। क्या होती है पॉलीमेरिक फॉर्म, मोनोमर फॉर्म क्या होती है बेटा, जहां पर वो सिंगल मोनोमर यूनिट में हम उसको रिप्रेजेंट कर दें। लेकिन ये जो हमारे पास BeH2 होता है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखना बेटा कैसे, क्लियर। मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म, ये N है बेटा, N यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, C। बेरिलियम हाइड्राइड कैसा है बेटा, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अदर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, दैट इज बेरिलियम हाइड्राइड। क्लियर। अब यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन हुआ इसका पॉलीमेरिक फॉर्म में, उसे समझो बेटा ध्यान से। क्लियर। यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे होता है बेटा, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो क्या है बेटा, 1s2 2s2। ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो होता है ना, क्योंकि ये सेकंड शेल में है। तो ये 2s2, लेकिन इसका 2p तो खाली पड़ा हुआ है, ये इसका 2s2 है लेकिन इसका 2p खाली पड़ा हुआ है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अभी 2 इलेक्ट्रॉन है,
लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइटेड स्टेट में डाल दे तो हमारे पास अभी भी 2 वेकेंट ऑर्बिटल हैं। अब इस केस में बेरिलियम के ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया शेयर करके, एक बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बना लिया, ये BH2 हो गया। एज इट इज बेरिलियम ने भी बना लिया 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। लेकिन अब इस केस में अगर मैं बेटा सिर्फ और सिर्फ फोकस करूं इन तीनों पे, क्लियर, इन तीनों पे अगर मैं फोकस करूं तो इस केस में बेरिलियम बेरिलियम बेरिलियम, क्लियर, ये 2 बॉन्ड बना चुका है, क्लियर, ये 2 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ये 2 बॉन्ड बना चुका है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। ये बॉन्ड जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया, इसको मानकर चलो भी कि ये इमेजिनरी, ये बना कैसे वो समझो। BH2 BeH2 वेकेंट ऑर्बिटल है, हाँ जी है, वेकेंट ऑर्बिटल है, हाँ जी है। अब इस केस में ये जो BH2 BeH2 है, इस केस में यहां पर ये 3 सेंटर को ध्यान से देखो, और इन 3 सेंटर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, क्लियर, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, तो यहां पर 3 सेंटर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर वेरी करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, बनाना बॉन्ड, और यहाँ पर ये इमेजिनरी बॉन्ड होता है, जिस वजह से ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हम B2H6 में डिस्कस करेंगे आगे जाकर BH3 में। राइट नाउ BeH2 में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हालांकि जो बनाना बॉन्ड है, ये जो हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, दैट इज मेनली डिफाइंड फॉर B2H6 डायबोरेन जिसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट होता है, क्लियर। लेकिन हालांकि यहाँ से कभी भी नहीं पूछा जाता क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन B2H6 में ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम P ब्लॉक में डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो दैट इज कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज LiAlCl3, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया इनके हाइड्राइड्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस। अगर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसको, अल्कलाइन अर्थ मेटल को, इतना तो पता चल गया है कि इनमें से कौन एम्फोटेरिक है और बाकी सारे के सारे बेसिक हैं। तो हमारे पास किस किस का फॉर्मेशन होगा अगर हम इनकी रिएक्शन एसिड और बेस के साथ कराते हैं, तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई HCl के साथ, तो HCl क्या है, हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड है, तो क्या ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा या नहीं करेगा, ये भी आप पढ़ चुके हो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट बच्चों, यस बेटा थोड़ा वो एरर आ गया था, इस वजह से हमने रोका था रिकॉर्डिंग को, कोई बात नहीं। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहां से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। वहीं पे बेटा और भी एसिड्स के साथ अगर हम इनकी रिएक्शन करवाएं, लाइक मैग्नीशियम हो गया, सेम इसी तरीके से बेटा कैल्शियम हो गया, कैल्शियम की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएं, क्लियर। नेक्स्ट कैल्शियम की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराएं, तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, यहां से फॉर्मेशन होगा CSO4, यहां से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यहां से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, 2HCl के साथ, यहां पर भी फॉर्मेशन होगा CaCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये इस तरीके से एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम की रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर के साथ। हमने अभी कहा था कि वाटर के साथ ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो ये यहां से फॉर्मेशन करता है बैरिलेट आयन का, किसका बेटा, बैरिलेट आयन का, और यहां से किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज Na2BeOH4, सोडियम बैरिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये क्यों हो पाया बेटा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल थे इसीलिए, तो यहां से फॉर्मेशन हुआ सोडियम बैरिलेट आयन का, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, जो हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट हम रिएक्शंस डिस्कस करते हैं बेटा, बात करते हैं इनके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। तो रिड्यूसिंग नेचर के बारे में मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, दैट इज ऑलरेडी
डिस्कस्ड, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर इज ऑल अबाउट, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव एसआरपी होगा उतना ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी, उतना ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। जितनी ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। और ये कौन से 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा? दैट डिपेंड्स ऑन दीज 3 फैक्टर्स विच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। नंबर 1, या तो इसे बोलो हीट ऑफ एटमाइजेशन विच इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, या हम इसे बोलें दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। नंबर 2, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, एंड नंबर 3, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहां पर भी क्या होता है बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है दैट इज कंपैरेटिवली डोमिनेंट। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन ये दोनों एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यहां पर भी ओवरऑल वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी की ज्यादा होती है हीट ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी से। तो ओवरऑल टोटल एंथैल्पी हमारे पास नेगेटिव आती है, इसीलिए इनका भी नेगेटिव एसआरपी होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी हुई है, क्या है बेटा? लेके 12, सरदार का नाम मांगे अली महान जान कर, क्योंकि ये कंसेप्ट हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ा था। फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो प्रभात है क्यों आगे आए। तो ये तो हमें पता ही है, लास्ट में फ्लोरीन आ जाएगा। ये तो हमें पता ही है कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी है वो नेगेटिव एसआरपी शो करते हैं। तो कौन कौन है बेटा? बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये क्या है बेटा? ये सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं जिनकी नेगेटिव एसआरपी ज्यादा होती है, और नेगेटिव एसआरपी होने की वजह से ही ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। एक बार देख लो इन सभी को आप ध्यान से, क्योंकि ये भी बिल्कुल वही कंसेप्ट है बेटा जो हमने ग्रुप 1 के लिए पढ़ा था, सेम एज इट इज हमारे पास ये प्रॉपर्टी ग्रुप 2 के लिए। क्लियर बेटा? ये वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिनको हम नेगेटिव एसआर की बेसिस पर अरेंज करते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में किसकी एसआरपी ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली बेटा देख लो लिथियम की ही ज्यादा है, यानी कि ग्रुप 1 का ही नेगेटिव एसआरपी कंपैरेटिवली बराबर है। ये जो पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम का लगभग एसआरपी बराबर होता है रुबीडियम के, बट दिस इज नॉट मेंशन्ड हियर। क्लियर? सेम उसी तरीके से बेटा जो हमारे पास यहाँ पर रेडियम होता है उसका सीजियम के बराबर होता है। तो काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलर रखते हैं, लेकिन हमें जो हमने याद रख रखी है हमें वो याद रखना है। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो भी सारे के सारे नेगेटिव एसआरपी शो करते हैं, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। बेटा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अल्कली मेटल्स थे, तो हमने क्या बात की थी भाई? अल्कली मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, जब वो पोलर सॉल्वेंट अमोनिया के कांटेक्ट में आते हैं तो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिड्यूसिंग नेचर के लिए, पैरामैग्नेटिज्म के लिए और कलर के लिए भी। वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, बस डिफरेंस इतना सा है कि कंपैरेटिवली अल्कली मेटल्स को कम एनर्जी चाहिए होती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन है तो ये भी कैसे है? तो ये भी हमारे पास रिएक्टिव ही। तो क्या रिएक्शन होगी बेटा? जो मेटल हमारे पास सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है वो मेटल जो कि क्या है बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यहाँ पर भी हम इसके एक बैलेंस्ड फॉर्म में रिएक्शन लिख देते हैं। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ? इसकी रिएक्शन हमने कराई अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या है? अमोनिया हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है, जब कांटेक्ट में आएगा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट यहाँ से डिफरेंस क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा ही होगा, यहाँ से भी फॉर्मेशन होगा। दैट
बस डिफरेंस कितना सा है बेटा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, दैट इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज अमोनिएटेड कैटायन। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम है बेटा, बस ये डीप ब्लू कलर देगा, वहां पर कैसा कलर आता था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता था, यहाँ पे डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी किसके साथ प्रेजेंट है, अमोनिया के साथ प्रेजेंट है। रिएक्शन बैलेंस करना चाहे तो यहाँ y लिख सकते हैं, यहाँ x लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी बेटा लिक्विड अमोनिया के साथ, दैट इज सॉल्वेटेड। तो बाकी सेम जैसे कि डार्क ब्लू कलर आया था, ऑल प्रॉपर्टीज are same. Here dark blue color is obtained. बाकी सब कुछ सेम है बेटा, सेम कंसेप्ट जो कि हमने ग्रुप 1 के लिए पढ़ा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज रिएक्शन विथ कार्बन। कार्बन के साथ अगर हम इनकी रिएक्शन कराएं तो किसका फॉर्मेशन होगा, सिंपल बेटा कार्बाइड्स का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम की रिएक्शन अगर मैं कार्बन के साथ कराऊं तो वो क्या बनाएगा, CaC2 का फॉर्मेशन करेगा, और यही CaC2 जब रिएक्ट करता है अदर कंपाउंड्स के साथ तो किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करता है, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अब हम सारी रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा कार्बन के साथ, ये ऑलरेडी वैसे पड़ी हुई है तो आप इनको खुद भी लिख सकते हो। मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होगा, क्लियर, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इथाइलिन मीथेन इन सब का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, तो नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम सारी रिएक्शंस लिख देते हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन कार्बन के साथ। क्लियर, नेक्स्ट कैल्शियम, बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मेशन भी बेटा इजीली नहीं होता, और बेरिलियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो वहां से हम मीथेन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर जो कार्बाइड बनता है दैट इज Mg2C3 टाइप का। यही जो कैल्शियम कार्बाइड है बेटा आपने यहाँ पर इथाइन की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, जब हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन पड़ी होगी कि ये कैल्शियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, साथ में यहाँ से इथाइन का फॉर्मेशन होता है। सेम उसी तरीके से बेटा मैग्नीशियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोपाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये सिंपल रिएक्शन है बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा इनके यूजेस की। तो सबसे पहले यहाँ पर बेरिलियम के यूजेस की बात कर रहे हैं बेटा। बेरिलियम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज, काफी अलॉयज बनते हैं जिनमें बेरिलियम प्रेजेंट होता है। कॉपर बेरिलियम अलॉयज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ springs. Metallic beryllium is used for making windows of X-ray tubes. एक बच्चे ने डाउट में जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पे डाउट भी लिखा था, which of the following matter is not used for making alloys. तो बेटा उसका आंसर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कि कौन अलॉय बनाते हैं। क्लियर, तो ये सब कुछ यूजेस में आता है। अब कहने को ये थ्योरी है लेकिन है तो काम की ना बेटा। अब ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है लेकिन हम नोट्स क्यों बनाते हैं, एक बच्चे ने कहा कि मैंने हाईलाइट कर लिया है, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर लिया है एनसीईआरटी के अंदर जो भी पॉइंट्स थे। बेटा इट्स अप टू यू, अगर आप एनसीईआरटी हर बार खोलकर पढ़ सकते हैं सारी चीजें देन इट्स फाइन, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेटा इट शुड बी इन प्रॉपर नोट्स फॉर्म, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो वो क्लियर होता है कि हाँ भाई दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैं ये चाहती हूँ कि बार बार एनसीईआरटी ना खुले, आपकी इच्छा है बेटा संडे का दिन है एस ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ लेना, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं मिलेगा, सारी प्रॉपर्टी सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, और सॉल्व भी करना, पीवाईक्यूज करना और भी क्वेश्चंस करना आपके होंगे सॉल्व। लेकिन उससे पहले एस ब्लॉक का जो क्लास में कॉपी नोट्स हैं, जो एक एक चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है वो आपकी कॉपी नोट्स में होना चाहिए। Magnesium forms alloys with aluminium, zinc, manganese, tin. Magnesium alloys are used for making light in mass, are used in aircraft construction. Magnesium powder and ribbon in flash powder and bulbs, incendiary bombs and signals. A suspension of magnesium hydroxide in water. A suspension of magnesium hydroxide in water इसे कहते हैं milk of magnesium.
एसिड क्रिएट होता है, उसकी वजह से एसिडिटी होती है, गैस बनती है, सर में दर्द होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है जो उस एंटा एसिड की बोतल में प्रेजेंट होता है। अलग अलग नाम से मिलती है वो सिरप्स, और उनमें अगर आप केमिकल्स पढ़ो तो यही प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंटा एसिड का काम करता है। क्यों भाई? एसिड के साथ बेस की रिएक्शन करा देते हैं, क्या हो जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट यूरिन के साथ पास आउट हो जाएगा, तो क्या होगा? गैस खत्म हो जाएगी, एसिड जो बन रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो ये मेडिसिन का काम करता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट दैट इज यूज्ड एज द इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। कैल्शियम यूज होता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होता है। रेडियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, एग्जाम्पल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो वो तो है ही है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट इज यूज्ड इन दिस थेरेपी। क्लियर? These are the use of alkaline earth metals. हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल पॉइंट्स फॉर एग्जांपल जो हमें ऑलरेडी पता है बट हम गो थ्रू हो रहे हैं। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, तो इनकी जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +2 हो गई। तो उसी के बेसिस पर ये रिएक्ट भी उस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कितनी होती है बेटा? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +2 होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं जनरली वो कैसे कंपाउंड्स बनाएंगे बेटा? आयनिक ही बनाएंगे, क्योंकि नेचर में कैसे है? ये सारे के सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन ग्रुप 2 का जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है ग्रुप 1 से, बिकॉज आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। याद है फेजान्स रूल? और कोवेलेंट कैरेक्टर is directly proportional to polarizing power of cation and polarizability which is directly proportional to charge and size of ion. चार्ज किसका ज्यादा होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का। +1 +2 में से चार्ज किसका ज्यादा? +2। चार्ज जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना कम आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर कंपैरेटिवली ग्रुप 1 का ज्यादा होता है। क्लियर? ग्रुप 1 का ज्यादा होता है ग्रुप 2 से। डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर क्या होता है कंपाउंड्स का? इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है कैटायन का? इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन का निकालना इजी हो रहा है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन कम है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन का निकालना इजी हो रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोलो या मेटालिक कैरेक्टर बोलो, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? वही सब कुछ लिखा हुआ है। डाउन द ग्रुप 2 के अंदर आयनिक कैरेक्टर of compounds increases, क्योंकि बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, और आयनिक कैरेक्टर उतना कम। तो हम बोल सकते हैं भाई कि साइज जितना ज्यादा होगा उतना कम क्या होगा बेटा? वहां पर आयनिक कैरेक्टर। क्लियर? तो आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा। लिख सकते हैं ये आयनाइजेशन एंथैल्पी था और ये आयनिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर? दैट इज इंक्रीजेस, क्योंकि साइज भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम प्रीडोमिनेंटली कैसे होते हैं बेटा? कोवेलेंट होते हैं। जितने भी हमने पढ़े तो हम डिस्कस कर चुके हैं सारे कंपाउंड्स। नेक्स्ट बेटा ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम बात करें, वैसे ऑलरेडी डिस्कस्ड बेरिलियम के ऑक्साइड भी डिस्कस हो चुके हैं और हाइड्रोक्साइड भी, क्योंकि जब एयर के साथ रिएक्शन करवाई थी तो ऑक्साइड्स बने थे जिनमें बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक था, सारे के सारे बाकी बेसिक थे। सेम एज इट इज फॉर हाइड्रोक्साइड था। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड नेचर में कैसा था? दैट इज एम्फोटेरिक, रेस्ट ऑल आर बेसिक। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा। मेटल अगर ऑक्साइड के साथ है तो किस टाइप का ऑक्साइड बनेगा? इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, तो MO का फॉर्मेशन करेगा। वहीं पे मेटल की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1,
हाइड्रोक्साइड किस टाइप का बनाएगा बेटा, MOH ट्वाइस टाइप का बनाएगा। क्लियर, देखना यहाँ पे ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन ग्रुप 1, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ग्रुप 1 इजीली एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रिएक्टिव हो गया कंपैरेटिवली ज्यादा। लेकिन ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं कंपैरेटिवली आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। क्यों बेटा, क्योंकि साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन रिएक्ट तो करते हैं, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। पढ़ चुके हैं बेरिलियम ऑक्साइड कोवेलेंट होता है, एम्फोटेरिक होता है, आज ही डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक था रिएक्शन विद एयर। ऑक्साइड्स ऑफ बाकी सारे के सारे कैसे थे बेटा, बेसिक थे और नेचर में आयनिक थे। सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड कैसा था बेटा, दैट इज कोवेलेंट एंड साथ के साथ एम्फोटेरिक। इस तरीके के हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वाटर के साथ रिएक्शन करने पर। मैग्नीशियम और कैल्शियम रेडिली रिएक्ट करता है, लेकिन बेरिलियम नहीं करता। नेक्स्ट बेटा हेलाइट्स की, हेलाइट्स भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, हाँ जी मैम डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन हेलाइट्स में एक पॉइंट जो मिसिंग है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, हेलाइट्स, बेरिलियम ने कैसे हेलाइट्स बनाए थे बेटा, बेरिलियम फॉर्मेशन करता है कोवेलेंट हेलाइट्स का विद अदर मेंबर्स, while other members form ionic halides। ऐसा क्यों, क्योंकि बेरिलियम का यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, फेजान रूल के अकॉर्डिंग। बेरिलियम का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है, बेरिलियम के जनरली सारे कंपाउंड्स कैसे हैं नेचर में, कोवेलेंट है, रेस्ट ऑल आर आयनिक। तो साइज छोटा होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा तो उसका कोवेलेंट नेचर होगा। बेरिलियम क्लोराइड जो है वो नेचर में कोवेलेंट होता है और एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक फॉर्म में। क्लियर, डाउन द ग्रुप जाने पर जो हमारे पास टेंडेंसी होती है हैलाइड्स की हाइड्रेट होने की, वो डिक्रीज होती चली जा रही है। क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है। कल ही तो पढ़ा था, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मैक्सिमम द हाइड्रेशन टेक्स प्लेस। अब जो हैलाइड्स होते हैं BeCl2, MgCl2, CaCl2, डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन होने की टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जा रही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रेशन भी डिक्रीज होता है, क्योंकि हाइड्रेशन सबसे ज्यादा उसका होता है जिसका सबसे छोटा साइज होता है, कल ही डिस्कस किया था। तो बेरिलियम हाइड्रेटेड सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सबसे छोटा साइज होता है, उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है, उतना साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ज्यादा होता है, उतनी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रेशन इसका सबसे ज्यादा हुआ, 6 वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये यहाँ पर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, किसका हाइड्रेशन कंपैरेटिवली कम हुआ। दैट इज ऑल अबाउट हाइड्रेशन। क्लियर, कि किसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर बेटा, नेक्स्ट ये जो होता है हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड, ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। BeCl2 जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था वो आपने किस फॉर्म में पढ़ा हुआ है, इसका लीनियर फॉर्म, लेकिन इसकी 3 फॉर्म होती हैं। किस किस तरीके से बेटा, देखना। जब ये सॉलिड स्टेट में होता है पॉलीमेरिक फॉर्म में, नेक्स्ट जब ये डाइमर फॉर्म में होता है, तो डाइमर फॉर्म में ये किस तरीके से होगा, दैट इज और एक होती है इसकी मोनोमर फॉर्म। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है बेटा, ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर सेंट्रल एटम देखो बेटा कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। यहाँ पे बेरिलियम 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, दैट इज sp2, और यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। तो ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में ये 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रखता है पॉसिबल, पूछा जाता है बेटा। और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ये मोनोमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है।
क्लियर, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट दैट द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स। ये जो हमारे पास हाइड्रेटेड क्लोराइड्स हैं, इनका हम डिहाइड्रेशन करा सकते हैं बिल्कुल। अगर हम इन्हें हीट करवाएं तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो जब डिहाइड्रेशन करवाते हैं हम हाइड्रेटेड क्लोराइड्स का, ब्रोमाइड्स का एंड आयोडाइड्स का, किस किस के, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ये करवाना कंपैरेटिवली इजी है। वहीं पे बेटा जो हमारे पास हाइड्रेटेड हैलाइड्स हैं बेरिलियम के और मैग्नीशियम के, तो जब हम इनको हीट करवाते हैं तो वहां पर उनका हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है। क्लियर, तो हमारे पास जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के हैलाइड्स हैं दैट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस जब हम उन्हें हीट करवाते हैं, और उससे क्या होगा, वो पहले ही डिसोसिएट हो जाएंगे। तो उस केस में यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी बेटा, फ्लोराइड्स तो कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं क्लोराइड से ड्यू टू देयर हाई लैटिस एनर्जी। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, कैल्शियम के हैलाइड को हमने डिसोसिएट कराया तो यहाँ से हमारे पास एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। और जब हम यहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम के हैलाइड्स का, जब हम यहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम के हैलाइड्स का डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हाइड्रोलिसिस। जैसे कि हमने रिएक्शन कराई बेटा, ये मैग्नीशियम है बेटा, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, ये मैग्नीशियम है। तो जितने भी है बेटा, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, इनके हैलाइड्स को जब हम हीट करते हैं तो वो सिंपली एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने रिएक्शन कराई, मान लो Mgcl2.6H2, ये भी हाइड्रेटेड हैलाइड है, किसका, ये किसका हाइड्रेटेड हैलाइड है, मैग्नीशियम का। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा MgCl2 का। क्लियर, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ से प्रायोरिटी में क्या बन जाता है बेटा, यहाँ से प्रायोरिटी में फॉर्मेशन हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, साथ में HCl निकल जाता है। तो ये HCl अलग निकलता है क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म कंबाइन हो जाता है इसका, ठीक है, और साथ में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो इसको HCl की प्रेजेंस में भी हीट किया जाता है एसिड के साथ रिएक्ट करवा के, और इसको नॉर्मली भी हीट किया जाता है। तो दीज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। रेस्ट कैल्शियम हो, स्ट्रोंटियम हो, बेरियम हो, सेम तरीके से रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। रीजन वही है बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी हो गया, कंपैरेटिवली इनका ज्यादा होता है, तो इस वजह से इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो फर्दर रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा नाइट्रेट्स। हालांकि ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रेट्स की अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो इनकी प्रिपरेशन कैसे होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराया तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट कितना चार्ज होता है बेटा इस पे, -1। यहाँ पर हम इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फॉर्मूला किस तरीके का बनेगा, MnO3 ट्वाइस। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये प्रॉपर्टीज जनरल रिपीटेड वे में है, तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर आपको जस्ट एक गो थ्रू हो रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट हमने जो नाइट्रेट्स सल्फेट्स इनको कंपेयर किया, ये बनते कैसे हैं। क्लियर, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराया, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, साथ में CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। कोई भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो सॉल्ट बनाएगा और साथ में CO2 गैस और वाटर रिलीज हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं मेटल नाइट्रेट्स का, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये प्रॉपर्टी हमने ग्रुप 1 में भी डिस्कस की थी कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं उनमें सिर्फ लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर NO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। बाकी जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं ग्रुप 1 के, वो क्या बनाते हैं, वो नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन, नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक NaNO3 डिसोसिएट होकर NaNO2 का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर जितने भी हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, उन सभी के नाइट्रेट्स डिकम्पोज होने पर NO2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज अ ब्राउन गैस। क्लियर, तो लिथियम इन्हीं की तरह बिहेव कर रहा था, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी है बेटा।
नेक्स्ट बात करते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम। ये तो हमें पता है कि डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ये भी हमें पता है कि किसकी तरह बिहेवियर शो करता है, लेकिन वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बेटा? इसके स्मॉल साइज की वजह से ऑलरेडी डिस्कस्ड, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ऑब्वियसली स्मॉल साइज जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा आकर अट्रैक्ट होंगे, उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है और सेकेंड पीरियड में 2s और 2p सबशेल होते हैं, डी नहीं होता, तो ये भी एक रीजन है। डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम ऑलरेडी डिस्कस्ड, फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये वो बिहेवियर है जो बेरिलियम शो करता है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप, ऑलरेडी डिस्कस्ड। बेरिलियम का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है बेटा? 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन है। बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 बॉन्ड बना सकता है। 2 तो बनाएगा सिंगल सिंगल बॉन्ड, 2s और 2p के अंदर जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, 2 ऑर्बिटल इसके पास खाली है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। बट अदर मेंबर्स कैन शो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड, इन सब के पास डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके नंबर ऑफ बॉन्ड कंपैरेटिवली ज्यादा बन सकते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, कोई शक नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। एम्फोटेरिक अदर ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 बेसिक हाइड्रोक्साइड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये वो पॉइंट थे बेटा विच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो वापस लिख लेना, आप न चाहो तो मत लिखना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं कंक्लूड कर चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने रादर देन टेकिंग क्वेश्चंस, मैंने सोचा एक बार एक क्विकली रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। और ये तो पूछा भी था जब हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। क्या रिलेशनशिप है बेटा बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में? डायगोनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो ये तो पता है कि क्यों करता है, दोनों का साइज लगभग बराबर है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करता है? जैसे कि हमने लिथियम और मैग्नीशियम में डिस्कस किया था। लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय डाइल्यूट एसिड्स ड्यू टू प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ये जितने भी एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं अपनी सरफेस पे। जब बोरोन फैमिली में केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तब हम वापस पढ़ेंगे ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर क्या होती है। यानी कि जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो पहले एक लेयर बन जाती है जो रिएक्ट कर जाती है, फर्दर ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं एक्सेस वाटर के साथ, तब ये बेरिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। हमने कहा था मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन में इसका 4 हो सकता है, दैट इज 4। सेम एज इट इज एल्यूमिनियम भी बनाता है। तो एल्यूमिनियम वेपर फेज में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कोवेलेंट बनाता है, और वो सॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, सेम एज इट इज जैसा कि बेरिलियम होता है। बेरिलियम के जो क्लोराइड्स थे BeCl2, वो भी पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, वो भी पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो AlCl3 भी करता है। क्लियर? ये भी Al2Cl6 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, और ये भी सॉल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जो कि नेचर में नॉन पोलर होता है, लाइक बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, CCl4 हो गया। BeCl2 एंड AlCl3 दोनों ही वेपर फेज में डाइमर बनाते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। ये जो हमारे पास BeCl2, ये जो हमारे पास डाइमर था, ये कौन सी फेज में था? ये था वेपर फेज में। तो जैसे कि BeCl2 बनाता है, सेम उसी तरीके से Al2Cl6 भी डाइमर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस को बनाने की, लाइक BeF4 2- एंड AlF6 3-, दोनों ही ने ही कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर बेटा हमारा चैप्टर लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है, लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है। अब बचा क्या क्या है
वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके यूजेस और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करते हुए पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं बता देती हूँ बेटा। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया बेटा आज ग्रुप 2 की सारी केमिकल प्रॉपर्टी एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। पेंडिंग क्या है बेटा? कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन वहां से कम आए हुए हैं लेकिन डिस्कस हम सारा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जितना पढ़ाया है, जितना कराया है, अब ये होता है बेटा, आज कंपैरेटिवली पूरा लिखकर पढ़ा तो हमारी कम स्लाइड्स कवर हो पाई। मुझे लगा था हम कंपाउंड्स को भी डिस्कस कर लेंगे आज, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो कंपैरेटिवली जो चीजें रिटन वे में फैक्ट बेस्ड होती है उसको हम रिटन फॉर्म में यूज करते हैं, जहां रिक्वायर्ड है कि वो समझना है उसको हम लिख कर करते हैं। बट आपको नोट्स पूरे लिखने हैं, चाहे पीपीटी हो, चाहे नोट्स हो, चाहे पीडीएफ हो। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल की जो क्लास होगी यानी कि 25th की जो क्लास होगी, तो वहां पर बेटा कल हम लोग पाठशाला जा रहे हैं। ठीक है, जयपुर। तो अगर मुझे समय मिला तो पक्का मैं जयपुर पाठशाला में हो सका तो आपका लाइव सेशन रख लूंगी, लेकिन टाइमिंग्स हमारे कुछ ऐसे होते हैं, लाइक कभी 4:30 होता है, क्लियर, कभी 10:30 हो जाता है लाइव सेशन। अगर पॉसिबल हो पाया तो कल की क्लास लाइव होगी, और अगर नहीं हो पाया बेटा तो क्योंकि कल की क्लास में हमारे पीवाईक्यू भी होने थे, क्योंकि बस इतना सा टॉपिक बाकी है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। 4 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड है, सीमेंट हो गया, क्विक लाइम हो गया, स्लेग लाइम हो गया, वो डिस्कस करते हुए हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले थे, लेकिन पीवाईक्यूज शायद लाइव नहीं हो पाएंगे क्योंकि कल मेरा सेशन है वहां पर। इन केस अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर देना पड़ेगा आपका कल का, और अगर पॉसिबल हो पाया कि मैं आपकी लाइव क्लास ले लूं तो हम लाइव क्लास ही लेंगे। इन केस बेटा अगर पीवाईक्यू आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाए तो घबराना मत। जैसे मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि क्वेश्चन आए आंसर करना फिर आगे बढ़ना, आप उसको लाइव सेशन की तरह रखना और अपने मार्क्स मुझे सेंड करना। क्लियर? आज के लिए अगर मैं टॉपिक को और स्ट्रेच करती हूँ, खींचती हूँ, तो सारा मिक्स हो जाएगा। आज हमने सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी, डायगोनल रिलेशनशिप, एनोमलस बिहेवियर पढ़ा। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। बार बार कहती हूँ ज्यादा के पीछे मत भागो, जितना है उसको बेस्ट तरीके से करो, हालांकि बहुत ज्यादा ही है ये। ठीक है, तो पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया उसको देखकर घबराना मत बेटा। ये जो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया था, दैट इज, यस, आ सकता है डाउट, बट ये पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्यों ग्रुप 2 वाले मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं और ग्रुप 3 वाले, देखो बेटा यहाँ पर जो बेरिलियम है वो बिलोंग करता है ग्रुप 2 से, एल्यूमिनियम बिलोंग करता है ग्रुप 13 से, ये बिलोंग करता है ग्रुप 2 से, लेकिन ये आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्सेस बनाने की। कॉम्प्लेक्सेस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रल मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ये जो बेरिलियम होता है, इस बेरिलियम के पास क्या अवेलेबल है? वेकेंट पी ऑर्बिटल। भाई 1s2 2s2 2p तो खाली पड़ा है। सेम उसी तरीके से बेटा एल्यूमिनियम जो होता है उसके पास खाली डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट पी ऑर्बिटल, और ये कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। रीजन दोनों का अलग है लेकिन रिलेशनशिप दोनों सेम शो कर रहे हैं कि दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल तो है ना, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना बेटा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ यूजेस, और उसके बाद पीवाईक्यूज। तो कल की क्लास में पहले ही बोल दूं बेटा, इन केस अगर रिकॉर्डेड कुछ पीवाईक्यूज आ जाए तो घबराना मत, अटेंड कर लेना यार उसको लाइव की तरह। नहीं तो अगर पॉसिबल हो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल की क्लास में लाइव लूं। ठीक है, जयपुर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो बच्चे जयपुर हो जरूर आना बेटा मिलने, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। और 25th को जयपुर, 26th को सीकर, तो जो भी बच्चे आसपास रहते हो जरूर आना। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल, शायद तुम भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, स्टे मोटिवेटेड।